बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वजाहत एंड सन्स ऑन मार्च 31st 2012। नीचे बैलेंसेस दिए हुए हैं और उसके बाद रिक्वायर्ड है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2012। स्टॉक ऑन 31st मार्च 2012 वॉज वैल्यूड एट 23,500 को जो है ना एंडिंग स्टॉक की इन्होंने वैल्यू दे दी नीचे। एंडिंग स्टॉक कभी भी जो है ऊपर ट्रायल बैलेंस में कभी भी नहीं दिया जाता, ओपनिंग स्टॉक दिया जाता है। ओपनिंग स्टॉक उन्होंने ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। हमेशा फिगर जो है एंडिंग स्टॉक की जो है नीचे एडजस्टमेंट्स के अंदर आएगी। इंफॉर्मेशन कह लीजिए, एडजस्टमेंट कह लीजिए, ठीक है जी। अब ये सवाल है, सवाल ये कह रहा है कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है आपने। उन्होंने साफ बता दिया कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, यानी कि स्टेटमेंट फॉर्मेट के अंदर बनाना है। इनकम स्टेटमेंट वजाहत एंड सन्स की इनकम स्टेटमेंट है 31 मार्च 2012 को बनेगी। क्वेश्चन नंबर 11। इनकम स्टेटमेंट जब भी स्टार्ट होगी, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जब भी स्टार्ट होगी उसका पहला लफ्ज़ होगा ग्रॉस सेल का। तो सेल कितनी है? सेल्स। और ये सेल्स होगी ग्रॉस। इस ग्रॉस का मतलब ये है कि टोटल कितनी हुई है। ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दी हुई होती है दैट इज कॉल्ड योर ग्रॉस। इस ग्रॉस में, ग्रॉस सेल की जो फिगर में से आप हमेशा निकालते हैं सेल्स रिटर्न एंड सेल्स डिस्काउंट। क्या है इसके अंदर? जी जनाब, सेल डिस्काउंट है। ये ले लेता हूँ मैं। सेल्स है आपके पास, अगर प्लस माइनस होगी फिगर तो वो मिडल कॉलम में आएगी और ऐड प्लस माइनस होने के बाद वो आउटर कॉलम में जाएगी। सेल्स 65,360, सेल्स ये आ गई मिडिल कॉलम 65,360, ठीक है जी। अब इसमें से लेस हुआ आपके पास, चीज़ें वही हैं, सेल्स में से आपने डिस्काउंट निकाल दिया, रिटर्न निकाल दिया, बात एक ही होती है सही। अब ये है एक पूरी फॉर्मेट बन रही है, ये भी हम बना चुके हैं मेरा, अब मुझे ख्याल पड़ता है। सेल्स डिस्काउंट कितना है जनाब? 550। ये है 550, ये आपने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जाहिर है जो भी फिगर आई वो हुई आपकी नेट सेल्स। कितनी फिगर आ गई? 64,810। ये हो गई 64,810 रुपये। ये नेट्स आपके पास सेल्स आ गई। अब इस नेक्स्ट सेल में से माइनस होगी, क्या होगी? हेडिंग आप बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यह हेडिंग बनी और इस हेडिंग के अंदर जिस तरीके से आप अभी बनाते चले आ रहे हैं, ठीक है, वैसे ही फिर पूरी यहाँ पे बनाई जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला लफ्ज होता है ओपनिंग मर्चेंडाइज। ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग मर्चेंडाइज, ठीक है। और जाहिर है इसके अंदर प्लस माइनस होता है, तो ये मिडिल कॉलम में आ जाएगा। कितना है जनाब? 16,000 रुपये। यहाँ पे 16,000 रुपये ये आ गया। अच्छा जी, अब आपको मालूम है ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर ऐड होती है क्या? नेट परचेजेस। नेट परचेजेस आप इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं। नेट परचेजेस चूँकि हम देखते आ रहे हैं कि
जो ग्रॉस परचेजेस होती है, यानी कि जो लेजर के अंदर परचेजेस रिकॉर्ड की हुई होती है, ट्रायल बैलेंस में दी हुई होती है, उसमें प्लस होता है तमाम जो भी आपके ट्रांसपोर्टेशन होती है, सेल टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी होती है, और इंश्योरेंस होता है, ठीक है, ट्रांजिट होता है ना, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये तमाम चीज़ें ऐड होती हैं। और फिर माइनस होता है आपके पास परचेज से रिटर्न होती हैं, परचेज डिस्काउंट होता है, और ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, ड्राइंग, वो माइनस होती है। अब ड्राइंग आपकी मर्ज़ी है, वो यहाँ माइनस करें ऊपर से या नीचे से माइनस कर दें। परचेजिस में यहाँ पे कोई भी एडिशन नहीं है, कोई भी डिलीशन नहीं है परचेजिस से, तो यही जो परचेजिस होंगी नेट यहाँ पे लिख दी जाएंगी जो सवाल में दी भी हैं, 47,000 रुपये। ओके, तो आपके पास गुड्स कितनी आ गई? 63,000 रुपये आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये आपके पास ये आ गई। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से हमेशा लेस होगा क्या? एंडिंग इन्वेंट्री हमेशा से लेस होगी। ये कितनी दी हुई है भाई? 23,500। 23,500 एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है, और 23,500 ये जो फिगर आई मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ 39,500। ये जो फिगर आई ये अभी आप लोग लिखेंगे नहीं, मैं भी बताता हूँ। 39,500 आई, ये आई जनाब क्या? आप बहुत सवाल कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फिगर आई आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा आउटर कॉलम में लिखी जाती है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये फिगर हमको माइनस करनी है 39,000। ये फिगर हमने माइनस करनी है किस में से? नेट सेल्स में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जनाब? 25,310। $25,310 अमूमन जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको मैं ब्रैकेट में लिखते नहीं है, अगर आप ब्रैकेट डालना है मैं तो आप डाल दें, डजेंट मैटर। ये हो जाएगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बड़ा बड़ा लिख चुके हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये माइनस हो गई फिगर। इफ़ यू वांटेड टू तो आप यहाँ पे ब्रैकेट डाल दें। सही है जी, माइनस होने के बाद फिगर आ गई। ये आपके पास आ गया 25,310 रुपये, ये आ गया आपके पास बाई मेरे ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से मेरे दोस्तों आप माइनस करेंगे क्या? ऑपरेटिंग जनरल और क्या है? सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। ये आपने हेडिंग बना ली और सारे के सारे एक्सपेंसेस आपने ऑर्डर के अंदर इसके नीचे लिख दिया। ऑर्डर में नॉर्मली मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, वन मोर थिंग कि अगर सवाल के अंदर हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, सवाल के अंदर सैलरीज भी दिया हुआ होता है और सवाल के अंदर वेजेस भी दिया हुआ होता है, राइट? अगर सवाल के अंदर दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो वेजेस चली जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और सैलरी जाएगा जो भी आपके एक्सपेंसेस के अंदर। ये याद रखिएगा,
ठीक है, डिफरेंस बता रहा हूँ, बहुत अहम चीज़ है। लेकिन सवाल के अंदर अगर ओनली दिया हुआ है वेजिस, ठीक है, तो ये एक्सपेंस के तौर पे लिया जाएगा, ये ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर नहीं लिया जाएगा। क्यों? कि वेजिस का मतलब ये है, मतलब अगर आपने सैलरीज नहीं दी हुई हैं, सही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा नहीं रखा हुआ आपने, एडमिन नेचर का कोई भी बंदा नहीं है, कोई भी अकाउंटेंट नहीं है, कोई भी चौकीदार नहीं है, लोडर नहीं है, चेकर नहीं है, सही है, कुछ भी नहीं है आपने। सिर्फ और सिर्फ जो है ना, कोई भी ऐसा बंदा रखा हुआ है जो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जिसका ताल्लुक है, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर सवाल के अंदर सिर्फ ये दिया हुआ हो तो ये एडमिन एक्सपेंस का हिस्सा हो जाती है उसे, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा हो जाती है। लेकिन अगर दोनों दिए हुए हों तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली जाती है और ये सैलरीज में एक्सपेंस में चली जाती है। ये फ़र्क याद रखिएगा, भूल जाना फिर पापा, मुश्किल हो जाएगी फिर पापा। अच्छा जी, ये आपने लिखा वेजिस, एक्सपेंस लिख सकते हैं, ना भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7,200, ये आपने 7,200 एक्सपेंस यहाँ नीचे लिखे इसके, ठीक है, इसके नीचे लिखे। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस 2,240। उसके बाद टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, एंड इंश्योरेंस 1315, 1315, कोई चीज़ रहती तो नहीं है, नो। फिर है डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं 1,800, ठीक है। फिर हैं जनरल एक्सपेंसेस, $2,500। और सबसे आखिर के अंदर पहला जो जनरल एक्सपेंसेस आप लिख रहे होते हैं इन दिस ऑर्डर, पहला हमेशा कोशिश ये की जाती है कि सैलरीज लिखें, और दूसरा जो है रेंट अगर है तो वो लिखें, और सबसे आखिरी जो होती है वो या तो डोनेशन होता है या चैरिटी होती है, वो सबसे आखिरी के अंदर हम लिखते हैं चैरिटी। चैरिटी 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 305 रुपये। इसको आपने टोटल किया, कितना टोटल आया भाई? 15,360। टोटल होने के बाद ये आज जनाब फिगर आ गई 15,360। ये फिगर ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हुई। माइनस होने के बाद छोटा छोटा लिखना था, अच्छा, होने के बाद नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग 9,950। ये फिगर आई 9,950, ठीक है। ये जो फिगर आई ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी माइनस होते हैं, तो ये फिगर आती है आपके पास क्या आती है जनाब? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये है कि फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस आपका जो नॉर्मल बिजनेस है। अब इस नेट प्रॉफिट के अंदर हम ऐड करते हैं अदर इनकम, ठीक है।
ऐड होती है अदर इनकम, और यहाँ पे अदर इनकम है जनाब कमीशन इनकम। कमीशन इनकम, ठीक है। कमीशन इनकम है आपकी 1320, ये आपकी ऐड होगी, ऐड होके 11270 आई, और ये जो फिगर आ गई ये हो गया टोटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नजर आ रहा है? ओके, ठीक है जी। टोटल प्रॉफिट हो गया। अच्छा, एक चीज़ मुझे और दिखानी थी। हाँ, एक बहुत अहम मैं बात भूल गया। यहाँ पे सवाल के अंदर जो है चीज़ दी हुई है वो दिया हुआ है कि डिस्काउंट, ये याद रखना, डिस्काउंट डेबिट बैलेंस 550 रुपये, ठीक है। ये इसी वक्त मुझे समझाना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया। डिस्काउंट डेबिट बैलेंस है 550 रुपये। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सेल डिस्काउंट है, ठीक है। हाउ डू आई नो कि ये परचेज है और सेल्स है। डिस्काउंट तो दोनों हो सकता है ना, परचेज भी और सेल्स भी। कैसे पता चलेगा? कोई क्राइटेरिया नहीं। यहाँ पे इन्होंने जो डेबिट बैलेंस लिखा है, परचेज पे आप रिमेंबर, परचेज के ऊपर जब आप डिस्काउंट देते हैं तो अमूमन क्या करते हैं कि अकाउंट पेबल को डेबिट करते हैं और परचेज डिस्काउंट को क्रेडिट देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर 550 यही लेते हैं हम। और अगर हम सेल्स के ऊपर डिस्काउंट देते हैं तो क्या करते हैं, सेल्स डिस्काउंट को आप डेबिट देते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को आप क्रेडिट देते हैं। अब यहाँ का मतलब यह है कि परचेज डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, ये क्रेडिट हो रहा है, और यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है। इस चीज़ को समझना है आपने। परचेज के ऊपर डिस्काउंट देंगे तो हमेशा क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेबिट है। अगर यहाँ पे डिस्काउंट होता और लफ्ज लिखा होता क्रेडिट तो फिर ये परचेज के ऊपर होता, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट और लफ्ज लिखा हुआ डेबिट के ऊपर, तो ये है सेल्स डिस्काउंट, ठीक है। ये आपने समझ लिया बाकायदा एग्जाम्पल से। इस चीज़ को बहुत जहन नशीन रखना, क्योंकि सवालात के अंदर किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन वो दे सकता है, वो बादशाह है। अच्छा जी, अब हम ये नुक्ता जो है, ये सारे इसके अंदर बहुत अहम थे और इसको जहन में रखना, चाहे तो लिख लेना, ठीक है। इसको रब कर रहा हूँ मैं। ओके, अब हम आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट तो काफ़ी मुश्किल नहीं है, आसान है। क्या टाइम हो गया? ओके, ज़्यादा है टाइम अभी।
कौन है? वजहाद एंड सन्स हैं। एंड सन्स। यार ये मैं लकीर ही यहाँ डाल दूँ, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना है इस पोर्शन में, वरना फिगर इधर चली जाती है। वजाहत एंड सन्स बैलेंस शीट है, और डेट है 31 मार्च 2012। इसको आपने ये किया और ये आ गया, अब फिगर सही रहेगी। ओहो, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पे लिखा एसेट्स, यह है टोटल रुपीस, और यहाँ पे आपने लिखा इक्विटीज, यहाँ लिखा आपने टोटल रुपीस। ओह, ये आपने लकीर डाल दी, ट्राई टू बी स्टेट, और फिगर्स हैं, ठीक है। ये आपने ये रुपीस, ये इनर कॉलम बना लिया आपने, और ये आपके पास ये आउटर कॉलम आया, इसमें है यस, इसमें भी प्लस माइनस है, और ये रुपीस आ गए। सवालात के एग्ज़ाम के अंदर सवालात जो है ना, इस तरह से भी हो सकता है कि आप यानी कि आपने कापी आपने इस तरह से खोली, आपने बैलेंस शीट यानी कि दोनों सफ़ों के ऊपर, इस सफ़े के ऊपर आपने एसेट लिखा, इस सफ़े के ऊपर आपने इक्विटीज़ लिखा, और उसको बड़े अच्छे तरीके से आप जो है फैला के लिख सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अगर बैलेंस शीट के अंदर प्लस माइनस इतनी नहीं है तो इतना बड़ा फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आते हैं, नॉन करंट एसेट में प्लस माइनस है, यस, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में बिल्डिंग है, फिर है मशीनरी है, फिर है फर्नीचर है, ठीक है। ये 3 आइटम है आपके पास, और आप चाहें तो आउटर कॉलम में लिख लें या इनर कॉलम में लिख लें। इनर में लिख लेते हैं हम 11,000, 9,340 और 2,000, ठीक है। ये टोटल हो के आपके पास आ गई 22,340। 22,340, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स का टोटल ये आ गया। यहाँ पे आपके पास आ गया आप करंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर क्या क्या चीज दी हुई है? कैश इन हैंड दिया हुआ है आपके पास, कैश इन हैंड दिया हुआ है 80 रुपये। सन्डी डेटस, इसको हम आउटर कॉलम में लिख लेते हैं 80 रुपये। और मर्चेंडाइज दी हुई है, मर्चेंडाइज है 23,500 रुपये। यहीं लिखते हैं यार, 23,500 रुपये, ठीक है।
सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री सन्ड्री डेटर्स आपके पास हैं जनाब 6,280 रुपये। 6,280 रुपये, और इसमें से लेस हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट माइनस होंगे 900 रुपये। ठीक है जी। अब चाहें, अब इसको प्लस कर लें, कितना हो गया जरा, 28,960 रुपये। 28,960 रुपये, ये फिगर आ गई। टोटल कितना हो गया, 51,300 रुपये टोटल रुपीज़ हो गई। हम्म। 51,300 रुपये। इट्स ऑल रीअरेंजमेंट फिगर है, तो इसके बारे में हम काफ़ी बता चुके हैं, डिटेल कर चुके हैं, तो वो तो मैं सिर्फ फिगर्स को पुट इन करके आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपने बनाना है। ठीक है। लायबिलिटीज़ आपके पास इक्विटीज़ के अंदर पहला होता है लायबिलिटीज़ का। ठीक है। लायबिलिटीज़ में पहले नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं, फिर करंट लायबिलिटीज़ होती हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास होता है लोन 7,880। ठीक है, मतलब आगे देना है लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, डे टू डे आपके एक्सपेंस की जो पेमेंट होती है उसके लिए आपको बैंक दे देता है। दिस इज कॉल्ड फैसिलिटी। बिल्स पेबल, $3,850। उसके बाद क्रेडिटर्स 2,500। टोटल कितनी लायबिलिटीज़ हो गई, 17,530। इनका ऐड किया 530, लाइब्रेरी की फिगर आ गई। और अब आई आपके पास नीचे ऑनर्स इक्विटी, यही होता है। इसके नीचे आ गया कैपिटल। सवाल में आपको दिया हुआ है कैपिटल 24,500। ठीक है, इसमें आपने ऐड किया प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट 11,270 रुपये। ठीक है जी, तो कैपिटल आपके पास आया 35,770 रुपये। इन दोनों को ऐड कर लिया, 770 रुपये। इसमें से लेस कर दिया ड्राइंग को, 2,000 रुपये की ड्राइंग की थी, तो ये फिगर आ गया आपके पास 33,770। तो ऑनर सिक्योरिटी हो गई 33,770 रुपये। इन दोनों का आपने ऐड किया
तो फिगर आपके पास आ गई 51,300 रुपये। ठीक है जी, ये आपके पास इस तरीके से बैलेंस शीट जो है हम बनाते हैं। और नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लेट मी चेक वंस अगेन कि 25,310 माइनस 15,360, 9,950 प्लस 1,320, 11,270, 11,270 ये चला गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे मेरे पास 11,000 प्लस 9,340 प्लस 2,000, 22,340, 80 प्लस 23,500 प्लस 6,280 और माइनस 200 रुपये अलाउंस, 28,960 प्लस 22,340, 51,300 रुपये। ओके, फिर लाइबिलिटी 7,880 प्लस 3,300, 3,850 प्लस 2,500, 17,530, 24,500 प्लस 11,270, 35,770 माइनस 2,000, 33,770 प्लस 17,530, तो 51,300 बैलेंस शीट आपकी जो है ये टोटल टैली हो गई। अब जो है ये सवालात हमारे यहाँ पे मुकम्मल हुए। अब जो नेक्स्ट जो सवालात आ रहे हैं उसके अंदर एडजस्टमेंट्स हमने बनानी है। और यानी कि पहले हमारे पास ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस दिए हुए हैं, नीचे एडजस्टिंग इंफॉर्मेशन है या एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो हमको दी हुई है, और फिर हमसे कहा है कि अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट वगैरह आपने बनानी है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है फिर हम अब देखेंगे। ज़ाहिर सवाल तो इसी तरीके से आते हैं और आपने करना है, तो ठीक है, इसको ज़रूर कीजिएगा। और सवालात में पीडीएफ जो है ना मैं अटैच करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों से आ रहा है कि भाई आप सवाल तो हमारे पास नहीं है, हम किस तरह से प्रैक्टिस करें। जो कराची में नहीं है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, किताब अवेलेबल है, लेकिन जो कराची से बाहर हैं, दूसरे शहरों में या दूसरे कुछ ममालिक में, तो उनके लिए इट्स वेरी हार्ड टू गेट द क्वेश्चंस एंड दे नीड द क्वेश्चंस। तो वो चीज़ जो है हम पीडीएफ फॉर्म में खाली जो है ना क्वेश्चंस जो है कि पीडीएफ बना के जो है हम उसमें दे देंगे, ताकि आपके लिए आसानी हो। सवाल आपके पास होंगे, आप इसको ये देख के कर सकते हैं। बाकी इफ़ अगर किताब जो है ना आपकी रीच में है तो आप यू मस्ट बाय दैट बुक। अच्छी किताबें, कुछ और भी किताबें हैं वो भी ज़रूर ख़रीदिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब तो करोगे ही नहीं, कर देना यार, ठीक है। एंड आल्सो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ये बताओ कि पढ़ें। देखिए, अकाउंटिंग जो है ये नहीं है कि किस आपने किताब से पढ़ रहे हैं, सही है। मुझे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 40 साल हो गए अकाउंटिंग में को पढ़ते हुए पढ़ाते हुए, सही है। एक ही किताब है, और पिछले अगर मैं 100 साल पुरानी कुछ किताबें मेरे पास थी, अब उनके नए वर्जन्स हैं, एडिशंस हैं, वही चीज़ें हैं, वो ये वही रहेंगे। सवाल
पूछने का, सवाल करने का। लेकिन अगर बेसिक जो है, अभी अभी हम कुछ सवालात को इस तरह से करेंगे कि डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मेरा कल काम कर रहा था तो मुझे ख्याल आया कि मैं अब जो आपके पास छोटे छोटे सवालात होते हैं ना, ट्रू फॉल्स, सही है ना, या कौन सा सवाल सही होगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा, उन सवालात के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना पोटेंशियल होता है बच्चों के लिए, इवन मेरे लिए भी जो है ना, एज एन टीचर जो है ना, सीखने का। तो उस सवालात को हम जो है ना स्टार्ट करेंगे वेरी नियर फ्यूचर जो है ना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉट मोर देन 20 मिनट से ज़्यादा का हम तकरीबन 10 जो है क्वेश्चंस जो है ना देखेंगे। हो सकता है 15 हो जाएं अगर जल्दी हमने कर लिया तो। उन डिस्कशंस जो क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे, ठीक है। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।